ठीक है, ये देखो तुम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर भी एंड किया था इस एग्जांपल के साथ ही, कि स्ट्रिंग्स के केसेस में हम किस तरीके से डील करते हैं ना वो। तो ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। को देखो, मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है इसकी, तो जो गैप लिया था मैंने वो इसीलिए लिया था तो दैट कि मैं थोड़ा सा एडवांस प्रिपेयर कर पाऊँ। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट साइड के डायग्राम में ये दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं। यहाँ पर दो ब्लॉक्स ए एंड बी हैंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, देखो आप यहाँ पर कैसे दिखाओगे। तो आप सबसे पहले बात करो ए वाले की। सबसे पहले हम ए वाले की बात करेंगे, ठीक है। और इसी को ना, चाहे हम बात करें या इसी को हम लोगों ने डायग्राम में ना ऐसे देखा हुआ था। देखो, इसी को मैं डायग्राम के अंदर भी दिखा रहा था। तो कैसे दिखा रहा था, अगर आप रिकॉल करो तो मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट ए है, इट इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड बाय ग्रेविटी। तो उसको हम 100 लिखते थे। एंड ए इज ऑल्सो बीइंग पुल्ड अपवर्ड बाय द स्ट्रिंग, और उसको आप T1 से डिनोट कर दीजिए। ए इज ऑल्सो बीइंग पुल्ड अपवर्ड बाय द स्ट्रिंग, एंड इसको कह दो कि ये T1 है, राइट। यस और नो कर देना बच्चे। आप म्यूट नहीं हो, आप लोग पहले भी बता रहा हूं, आप लोग म्यूट नहीं हो, तो आप जैसा भी हो ना बताना मुझे। यस सर। क्या इक्वेशन लिखोगे, क्या इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर, कौन किसको बैलेंस करेगा? T1 minus 100 minus T1 minus 100 T1 minus 100 बराबर 10 है। नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पर। ये तो बॉडी हैंगिंग बॉडी है, रुकी हुई है, स्टेशनरी बॉडी है। T1 is equals to 100 T1 is equal to 100 राइट, बैलेंस करना है बच्चा। यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब आइए बॉडी बी पर। आपकी वॉइस चैट करिए सर थोड़ी। अच्छा, एक सेकेंड, वो मैंने अभी देखो ट्राई करते हैं। नहीं सर ठीक है। सुनो, बी वाले पे सुनो जल्दी से। बी वाले पे अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, अब आपको मैं समझना है, थ्रू डायग्राम समझना है। नंबर 1 मैं बोलता जा रहा हूँ बट आप सुन लीजिए। बी विल बी पुल्ड डाउनवर्ड बाय ग्रेविटी 200. इट विल ऑल्सो बी पुल्ड डाउनवर्ड बाय द स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन ये है कि बी को डाउनवर्ड पुल करने वाली स्ट्रिंग और ए को अपवर्ड पुल करने वाली स्ट्रिंग, क्या ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं या एक ही स्ट्रिंग्स हैं? सेम स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से T1 लिख देंगे, फिर से T1 लिख देंगे, ठीक है। और B इज ऑल्सो पुल्ड अपवर्ड बाय द अदर स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग अलग है, इसको ऊपर की तरफ खींचने हैं, ये कोई और स्ट्रिंग है, तो उसको आप एक नया नाम T2 दे दो। वो अलग स्ट्रिंग है, उसको नया नाम T2 दे देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? T1 plus 200 बराबर T2 is T2 equals to T1 plus 200. T2 is equals to T1 plus 100. T1 plus 200 equals to T2, that's all। और T1 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ था कि 100 है वो। 300 is equals to T2 कितना हो गया यहाँ से? T2 कितना हो गया? 100 न्यूटन। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप इधर वाले फिगर पे आओ जहां 3 ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं। इधर वाले ब्लॉक पे आओ जहां 3 ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं। सबसे पहले ए वाले पे आते हैं। सबसे लोवेस्ट बॉडी पे आया करो, जो सबसे लो हो ना, सबसे लोवेस्ट, वहां 100 न्यूटन आ रहा है। लोवेस्ट से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू द टॉप, ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले ए वाले पे डाउनवर्ड ग्रेविटी का पुल हो गया 100 एंड स्ट्रिंग का पुल T1, ओके। अब जब आप T1 is 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लोग अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अब बी वाले पे T2 का 300 और बी वाले पे 200, एक बी वाले पे 200 तो ग्रेविटी की वजह से होगा, और एक T1 दिखाएंगे नीचे, T1, एंड देन एक T2 दिखाएंगे ऊपर, है ना। तो T2 कितना हो जाएगा? 300। अब जब ब्लॉक सी की बात करेंगे तो इट विल बी पुल्ड बाय द ग्रेविटी 300. इट विल ऑल्सो बी पुल्ड डाउनवर्ड। ये कौन सा टेंशन दिखाएंगे यहाँ पर? नहीं, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा दिखाएंगे? T2। T2।
और ऊपर कौन सा दिखाएंगे, T3, क्योंकि वो थर्ड स्ट्रिंग है। T3. तो T3 इक्वल टू Yes, sir. 600. 600. 600. Newton. तो यू विल से दैट T3 इक्वल टू, ये सब न्यूटन में है ऑब्वियसली, 600. सबकी यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन की हैं। अभी समझ में आ गया हैंगिंग ब्लॉक्स को कैसे डील करना है? Yes, sir. निकाल सकते हो इसकी टेंशन फोर्सेस को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया, Very शाबाश, easy. थैंक यू। ठीक है, अब अगर इन केस मान लो ये जो हैंगिंग ब्लॉक्स है ना, अगर ये हैंगिंग ना होते और ये एक्सेलरेट कर रहे होते, ये बात आपको समझ आ गई? तो अब हम लोग जल्दी से और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मैंने अब आप देखो ना, यही क्वेश्चन मैंने पिछली बार जब लिखा था तो क्या लिखा था, आपको कंफ्यूजन था, बट हम लोग ट्राई करेंगे उस कंफ्यूजन को वापस सही कर दें आपका। ये जो पुली वाला सिस्टम लिया था ना हमने, पुली वाला एग्जांपल लिया था एक, एंड आप इसी से समझना है इसको, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि आपको का कॉन्फिडेंस लेवल वापस हाई किया जाए। एक सेकेंड, भैया वॉइस क्रैक हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? देखो ये हो गया यार, चलो अब आप इसी एग्जांपल को समझना है। इसमें क्या था, हम लोगों ने पिछली बार जब लिया था कि हम लोगों ने मान लो एक तरफ 10 किलोग्राम की बॉडी कर दी और एक तरफ 6 किलोग्राम बॉडी कर दी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइटर बॉडी है, जो हैवी बॉडी है, वो तो नीचे आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये जो लाइट वाली बॉडी है वो ऊपर चली जाएगी। तो इस केस में बॉडीज क्या बोलोगे, दे आर हैंगिंग और दे आर मूविंग, क्या बोलोगे आप? आर दे हैंगिंग एट वन प्लेस और they will move up Sir, or moving. down? They will Moving, move up. moving. The moving. आपको राइट, Moving. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? पिछले एग्जांपल में, इन प्रीवियस एग्जांपल द ब्लॉक्स वर हैंगिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब वो जहां पर लटक रहे थे उससे ना तो ऊपर जाएंगे ना तो उससे नीचे आएंगे। अभी क्या हो रहा है, ये बॉडीज ऊपर नीचे हो जाएंगी, राइट, दैट मीन दे आर हैविंग सम एक्सेलरेशन। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डाउनवर्ड प्रोसेस वैसे रहेगा, द पुल बाय ग्रेविटी इज 100 and the pull by string will be T. On the other side, pull by the gravity is 60, pull by the string is T, but this time the forces will not be balanced. Forces को बैलेंस करने का रूल क्या है? किन कंडीशंस में बैलेंस करते हो फोर्सेस को? जब जिस बॉडी को आप Stationary. When they are at rest. right, object should be at rest, and if the object is not at rest, then we use the equation which is F equal to ma. Then you use the equation F equal to ma. तो कैसे लगाओगे? फॉर द हैवी बॉडी क्या करेंगे, इट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द लाइटर बॉडी विल मूव अपवर्ड, राइट? सो बैलेंस तो नहीं करेंगे, बट हाँ सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 100 is downward and T is upward. So downward and upward, they are opposite. So opposite forces are always subtracted. But किस में से किसको सेपरेट करेंगे? 100 में से T को सेपरेट कर दें या T में से 100 को सेपरेट कर दें? 100 minus. So 100 minus T. हाँ, क्योंकि बॉडी अगर डाउनवर्ड जा रही है ना, इट इज मूविंग डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड मस्ट बी बिगर, डाउनवर्ड मस्ट बी बिगर, सो 100 मस्ट बी बिगर, एंड देयरफॉर आप क्या लिखते हो, 100 minus T is equal to its mass 10 kilogram multiplied by acceleration a. This becomes equation number 1. Acceleration is 2.5 meter per second square. 4/16, हाँ राइट, सही है। और राइट साइड वाली जो बॉडी, 75 न्यूटन, करेक्ट, राइट वाली जो बॉडी है इट इज मूविंग अप, सो फॉर द राइट साइड बॉडी अपवर्ड मस्ट बी बिगर, अपवर्ड मस्ट बी बिगर फोर्स, दैट मीन्स कि T must be bigger force. So you will say T minus 60 equal to 6 into A. This is my second equation. Now
मैथमेटिकल पार्ट आएगा कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे। आ रही बात समझ में यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लो आप इसको, और कैलकुलेट करके देखो कि ए और टी कितना आता है ना, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, और फिर A equals to 2.5. राइट। सो ए इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन की वैल्यू 75 न्यूटन। टेंशन इक्वल्स टू 75 न्यूटन, राइट, सही है। So, इतना इजी है, मतलब देखो सिंपली आपको ये देखना पड़ता है which object is being pulled, which object is being pushed, whether the object is at rest or it is moving accordingly. If the object is at rest, then balance the forces, and if it is not at rest, then subtract the opposite forces and put it equal to mass into acceleration. Put it equals to mass into acceleration, ये है। ओके रणधीर, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ठीक है। मैंने यहीं पर आपको एक एग्जांपल और दिया था, मैं एक और जल्दी से एग्जांपल यहाँ पर दे दूं, और फिर हम जल्दी से स्प्रिंग फोर्स की तरफ आ जाएं, क्योंकि मेन आप लोग का क्वेरी वही था। तो मेरा एक देखो ये था क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने ये लिया था, जिसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस हुई हो, उस टाइम पर प्रॉब्लम फेस हुई होगी, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, कि हमने यहाँ पर ऐसे करके एक लिया था कि एक इस तरीके से पुली अटैच कर दी थी, और हमने यहाँ पर एक बॉक्स रखा था, और इसको मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था, और उसके बाद उसको हैंग कर दिया था, और यहाँ पर एक बॉक्स नीचे आ गया था। हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया था, एंड मान लेते थे कि ये 6 किलोग्राम की बॉडी थी और ये 4 किलोग्राम बॉडी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, है ना, और ये कोई टेबल वेबल है जिसके ऊपर से ये बॉडी स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड बट नेचुरल सी बात है कि 4 kg बॉडी स्लाइडिंग फॉरवर्ड है, इट इज स्लाइडिंग फॉरवर्ड, और 6 kg बॉडी नेचुरली डाउनवर्ड आ रही होगी। सो अब आप मुझे ना आंसर बताओ, देखो आप सभी लोगों से आंसर करेंगे, हम लोगों ने वॉइस इसीलिए ऑन रखी हुई है। जो 4 kg बॉडी है, सबसे पहले द 4 kg बॉडी विल बी पुल्ड डाउनवर्ड, इट विल बी पुल्ड डाउन। किसकी वजह से होगा वो? एक डाउनवर्ड पुल किसकी वजह से होगा? Gravity. So down, Gravity. okay, down pull of earth which will be 40 होगा ना, 4 into g, ठीक है, एंड इट विल बी पुश्ड अपवर्ड भी होगा। ये एग्री करते हो आप इस पे? नॉर्मल रिएक्शन। Yes, sir. ये कौन सा Yes, फोर्स sir. है? कौन सा फोर्स Normal है? reaction force. Normal reaction. शाबाश, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? एक अपवर्ड पुश हो गया बाय द टेबल, अपवर्ड पुश बाय द टेबल, राइट। उसके अलावा स्ट्रिंग भी तो है ना, यहाँ पर स्ट्रिंग भी तो है ना, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, Yes, sir. सो स्ट्रिंग पुलर होता है, सो स्ट्रिंग इसको राइट साइड पुल करेगा। दिस 4 kg बॉडी इज पुल्ड टू द राइट साइड, किसकी वजह से? The acceleration is 6 meter per second square. जस्ट बच्चा एक सेकंड जो आंसर सही है आपका मेरे ख्याल से। एक राइट पुल भी होगा इसके ऊपर, राइट पुल किसकी वजह से होगा? बाय द स्ट्रिंग। ये बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यहाँ तक बात समझ में बिल्कुल, और Yes, इसलिए sir. बताना है ना। सो 4 kg box is being pulled by earth in the downward direction. It is being pushed by the surface in the upward direction. It is also being pulled to the right side by the string attached to this object. यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. ओके, तो कौन किसको बैलेंस करेगा? देखो, क्या इस बॉडी में अपवर्ड और डाउनवर्ड किसी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगी? क्या ये बॉडी अप या Yes, डाउन sir. मूव करेगी? 4 kg बॉडी की बात करो। No, sir. 4 kg No, बॉडी sir. ये मूव No, तो करेगा, sir. मूव करेगा, लेकिन क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा?
No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ओके No, इस sir. वजह से क्योंकि ये अप या डाउन नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अपवर्ड, इट कैन नॉट मूव डाउनवर्ड, सो अप और डाउन बैलेंस हो जाएंगे। सो अपवर्ड का नॉर्मल और डाउनवर्ड का 40 ये N बैलेंस हो equals गए। to 40. n इक्वल्स टू 40 इसका रीजन समझो, बिकॉज देयर इज नो अपवर्ड मोशन एंड देयर इज नो डाउनवर्ड मोशन, सो अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल, बैलेंस। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. ओके और ये जो राइट वाला पुल है जिसको आप कैपिटल टी कहोगे, टेंशन फोर्स का नाम दोगे इसको, राइट वाले पुल को कैपिटल टी कहोगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा, सो उसको हम F इक्वल टू एम ए वाली T इक्वेशन से equals to लिखेंगे, 4A. T इक्वल टू 4A। ये बात समझो आप बहुत ध्यान से, दो इक्वेशंस हो गई है। ठीक है बच्चे, हम लोग स्लो हैं, जल्दी बताना, समझ आ रहा है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब आप Yes, sir. 6 अब हम 6 kg बॉडी पर आते हैं। 6 kg बॉडी पर इट इज पुल्ड डाउनवर्ड, इट इज पुल्ड डाउनवर्ड एंड इट इज पुल्ड अपवर्ड। दो तरीके से पुल होगा ये, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड पुल बिकॉज ऑफ अर्थ है, द डाउनवर्ड पुल इज बिकॉज ऑफ अर्थ, सो वो हो गया 60। 60. और अपवर्ड पुल स्ट्रिंग की वजह से है, वो T होगा। बट ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, सो फोर्सेस कैन नॉट बी बैलेंस्ड। 60 और T बैलेंस नहीं होंगे, कोई एक ज्यादा होगा इसमें से, कोई एक ज्यादा होगा, या तो T बड़ा है या फिर 60 minus T equals to 6. 60 60 minus minus T T is equal to 6 60 है। minus 3 equals to 6 है। to 6 है। शाबाश, 3। बस हो गया क्वेश्चन। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को A सॉल्व equals करिए। to तो A A कितना आ is रहा है? equals to 10 meter per second. नहीं 10 6 Sir, आएगा। A is equals to 6 meter per second square. 6 A meter equals to 6 meter per second square. Yes, sir, 6 A meter equal per to second. 6 Tension आएगा is 24 Newton. एंड टेंशन विल बी। T is equal to 24 Newton. T equals to 20. इतना आसान है ये, देखो ध्यान से, कितना आसान टॉपिक है, Yes, sir. कितना इजी टॉपिक है। समझ आई बात आपको? तो नॉर्मल Yes, रिएक्शन sir. और ये हो गए, चलिए है Yes, ना। sir. अब हम लोग जल्दी से मूव कर ले, या आपकी जो डिमांड थी उसके ऊपर आ जाए, तो स्प्रिंग फोर्सेस के ऊपर जल्दी से आ जाते हैं। चलिए, तो फोर्स इन स्प्रिंग ना, ये इसी को इलास्टिक फोर्स भी कहा गया है। फोर्स इन द स्प्रिंग ऑल्सो नोन एज इलास्टिक फोर्स। तो देखो, इसके बारे में मैंने कहा था कि जो अभी दो फोर्सेस कही थी उनसे अलग है ये फोर्स इन द स्प्रिंग। तो मैंने कहा था कि स्प्रिंग्स जो नॉर्मली होती है ना हमारे सामने, अगर हम स्प्रिंग्स की हम बात करेंगे तो स्प्रिंग्स नॉर्मली कुछ इस टाइप से होती है, मतलब कॉइल शेप की होती हैं, स्प्रिंग जैसी होती हैं, ऐसी है ना। दे आर लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग तो नाम ही है खैर का, दे आर लाइक अ कॉइल, है ना। बहुत इजीली आप साइकिल के स्टैंड में, स्कूटर के स्टैंड में, स्कूटी के स्टैंड में आपको कहीं पर भी दिख जाएगा ये पेन में। तो ये स्प्रिंग्स होती हैं। इनकी एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी यानी तो क्या है कि इनकी सबसे पहले एक लेंथ होती है जिसको कहा जाता है रिलैक्स लेंथ। इसमें तीन तरीके की लेंथ हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक आप कहते हो रिलैक्स्ड लेंथ, ठीक है, रिलैक्स्ड लेंथ। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये रिलैक्स लेंथ होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्प्रिंग जिनके भी कांटेक्ट में होगी, जिनके भी कांटेक्ट में, मान लो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के कांटेक्ट में है। अब ए और बी कोई लिविंग पर्सन हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए एंड बी कैन बी पर्सन्स और एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। सो ए एंड बी के कांटेक्ट में अगर एक स्प्रिंग है और ये रिलैक्स लेंथ है, तो ये कहा जाता है कि रिलैक्स लेंथ इस कंडीशन पर, इन दिस कंडीशन, ये कोई पुल नहीं लगाएगा, नो पुल और नो पुश, मतलब ये हो सकता है। रिलैक्स लेंथ का मतलब होता है स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेंगी कि व्हेनेवर द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, रिलैक्स नाम ही इसीलिए पड़ा है, जब आप रिलैक्स होते हो ना, रिलैक्स,
तो रिलैक्स करने का मतलब आराम करने का हो गया, इसीलिए रिलैक्स लेंथ है, आराम करने की लेंथ है ये। ना पुल करेंगे ना पुश करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे, तभी इसको नाम दिया गया है रिलैक्स लेंथ। कुछ नहीं करेंगे, यानी इस कंडीशन पर कोई फोर्स काम नहीं करेगी। लेकिन जब स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल लेंथ से स्ट्रेच कर देते हो, इलोंगेट कर देते हो, ठीक है ना, मतलब अगर हम ये कहें कि कोई स्प्रिंग है और वो अपनी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा लेंथ पर है, मतलब मोर देन रिलैक्स लेंथ है ये, इफ इट इज मोर देन द रिलैक्स लेंथ, जितनी उसकी रिलैक्स्ड लेंथ थी उससे ज्यादा लेंथ है, एंड देन it is in contact with A and B। सो इस केस में जब आप उसको रिलैक्स लेंथ से ज्यादा लेंथ कर देते हो तो ये कहते हैं कि स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग जब रिलैक्स लेंथ से ज्यादा होगी तो ये अपने कांटेक्ट में आने वाली जितनी भी बॉडीज होंगी, इसके कांटेक्ट में जितनी भी बॉडीज होंगी, ये स्प्रिंग उन बॉडीज को पुल करेगी, खींचेगी। द स्प्रिंग विल बी द पुलर, स्प्रिंग विल बी द पुलर एंड ऑब्जेक्ट्स विल बी पुल्ड। ये जो दो एरोज मैंने दिखाए हैं, तो आप ये दिखाओगे यहां पर, ए इज बीइंग पुल्ड, ए इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग। अब ये जो ए है ना, यहां पर ए का मतलब है कोई बॉक्स होगा, यहां पर कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई वॉल हो सकती है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ए इज बीइंग पुल्ड बाय द स्प्रिंग, एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर बी इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग। ये मेरा कहने का मतलब है आपसे। A is being pulled by the spring, B is also being pulled by the spring। लेकिन मैंने कहा कि फोर्स हमेशा पेयर में आता है, अकेला कभी नहीं आता। सो पेयर में एक लेफ्ट, पेयर में जब जाएंगे तो एक लेफ्ट साइड भी फोर्स दिखाएंगे, इधर लेफ्ट साइड फोर्स दिखाएंगे और यहां पर राइट साइड फोर्स दिखाएंगे। और ये जो लेफ्ट राइट वाली फोर्स हम दिखा रहे हैं, इसमें क्या होगा, यहां पर क्या लिखोगे, स्प्रिंग इज बीइंग पुल्ड बाय बी। और ये जो राइट वाला है, इसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंग इज पुल्ड बाय ए। कुल मिलाकर के जो स्प्रिंग के एंड पॉइंट है, स्प्रिंग का जो एंड है, जहां पर वो खत्म हो रही है स्प्रिंग, जो उसका एंड पॉइंट है, ठीक है जी, स्प्रिंग का जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर ये एंड है उसका, और यहाँ पर भी स्प्रिंग का एंड है। तो एंड पॉइंट पर, स्प्रिंग के जो एंड पॉइंट्स हैं, वहां पर जो भी चीज स्प्रिंग के कांटेक्ट में होगी, वो और स्प्रिंग एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे। बी स्प्रिंग को पुल करेगा और स्प्रिंग बी को पुल करेगा, बट ये पुल करने वाला काम तब होगा जब मोर देन रिलैक्स लेंथ होगी। अगर 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 स्प्रिंग को दबा दिया जाए और कंप्रेस कर दिया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसकी लेंथ को कम कर दिया जाए बाय बी और ए, मतलब हम कह रहे हैं यहां पर लेस देन रिलैक्स लेंथ हो, अगर तो जब लेस वाला केस हो जाएगा, लेस देन वाला, तो यहां पर जहां पर भी लेस हो जाता है ना, इस केस में बस एक वर्ड ध्यान रखना, यहां पर नेचर पुश करने का होगा और जहां पर मोर है वहां पर पुल करने का होगा। मोर वाले में पुल करना है और लेस वाले में पुश करना है। दैट मीन्स कैसे फोर्स दिखाएंगे,
स्प्रिंग के इस राइट एंड पर, राइट एंड ऑफ द स्प्रिंग पर स्प्रिंग ए को राइट साइड पुश करेगा, तो आप कहोगे ए इज पुश्ड बाय स्प्रिंग, ये कह सकते हो। बट फोर्स हमेशा पेयर में आना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो एक लेफ्ट साइड भी फोर्स दिखाओगे आप, एक एरो लेफ्ट साइड भी दिखाओगे, बट उल्टा होगा। लेफ्ट साइड वाले में क्या होगा, इसको कहोगे कि स्प्रिंग इज पुश्ड बाय ए। ए स्प्रिंग ने ए को पुश किया है और ए वाले ने स्प्रिंग को पुश किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और ऐसा ही बी वाले साइड पर भी होगा। मैं बी वाले साइड का डायग्राम भी दिखा देता हूं। ऐसा ही कुछ बी वाले साइड पर होगा, स्प्रिंग बी वाले को पुश करेगा बाहर की तरफ और उसका रिएक्शन अंदर की तरफ आएगा। मतलब यहां पर आप कहोगे कि बी इज पुश्ड बाय स्प्रिंग। अब तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग में दोनों तरीके की फोर्स आती है। स्प्रिंग में पुल भी आता है और पुश भी आता है, पुल एंड पुश दोनों होता ही है। दोनों टाइप की फोर्स लगती है इसके अंदर। वो डिपेंड करता है स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर, वेदर इट इज मोर देन द रिलैक्स लेंथ और लेस देन द रिलैक्स लेंथ, नंबर 1। नंबर 2, इसको लेकर के एक लॉ दिया गया था, है ना, वो लॉ था जो हुक्स लॉ करके था। हुक्स लॉ में काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक स्टेटमेंट पास किया था कि स्प्रिंग फोर्स की जब वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो ये प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटीज का। एक में से एक क्वांटिटी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट और दूसरी क्वांटिटी होती है, उसको कहा जाता है डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या चीज है भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। हाँ, कि कितना डिफरेंस है, जो आपकी रिलैक्स लेंथ थी उससे अब आप कितना और ज्यादा हो चुके हो या कितना और कम हो चुके हो। ठीक है, तो अब मैं ना कुछ एग्जांपल लेकर के तुमको समझाऊंगा और देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। मैंने कहा ए और बी कुछ भी हो सकते हैं ना, तो अभी आप समझो क्या है। मान लो मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं और स्प्रिंग पर देखें, जल्दी से देखिए, कुछ एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ऐसे करके मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, हमने एक कार ली। आप इमेजिन करो सिचुएशन में क्या करने जा रहा हूँ, है ना। मैंने एक कार बनाई और उस कार से स्प्रिंग को अटैच कर दिया, स्प्रिंग को उस कार से बांध दिया और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो वॉल से अटैच कर दिया। एक साइड कार बना दी और कार को स्टार्ट करके ऑन कर दिया, स्टार्ट गो। होगा क्या, जैसे जैसे ये कार आगे जाएगी क्या होगा आप बताओ? जैसे जैसे ये कार आगे जाएगी सिचुएशन क्या होती जाएगी? स्प्रिंग की लेंथ जो उसकी नॉर्मल लेंथ है उससे कम होती जाएगी या बढ़ती चली जाएगी? आइडिया दे आप सर लोग बढ़ती क्या? है। ठीक है, इंक्रीज इलोंगेट होते जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक मिनट डायग्राम को और बड़ा कर दूं ताकि आप अच्छी तरीके से एक ही एग्जांपल में ये सारी बातें समझ जाओ। ठीक है, कोशिश हमारी पूरी होगी कि आपका रिवीजन जो आपने मांगा है ना मुझसे वो फ्रूटफुल हो, नुकसान ना हो आपका। ठीक है, तो हमने ये दिखाया कि कार जो है वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, और होगा क्या, जैसे जैसे वो आगे आएगी, तो जब इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये हमारी लोकेशन ए है, ये हमारी लोकेशन बी है और ये हमारी लोकेशन सी है। मान लो ये तीन लोकेशन हैं। लोकेशन ए पर जो स्प्रिंग है ना, ये इतनी लेंथ, ये उसकी रिलैक्स लेंथ है, हम ये मानते हैं कि ये रिलैक्स्ड है।
यानी इस टाइम पर कोई फोर्स नहीं होगा। जो लोकेशन बी है वो लोकेशन ए से 50 सेंटीमीटर आगे है, और लोकेशन सी जो है वो लोकेशन बी से है ना कुछ 100 सेंटीमीटर और आगे है। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 500 न्यूटन पर मीटर यूनिट के हिसाब से। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब व्हेन कार इज एट लोकेशन बी, कार इज एट लोकेशन बी, अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, कार इज बीइंग, मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया है, बाय स्प्रिंग, ठीक है, बाय फोर्स इक्वल टू, चलो अब बताओ सबसे पहले तो आप पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में बताओ, पुल होगा car या is being Pulled. pulled by spring. Pulled by Car is spring. being pulled by. Pulled. आपको कैसे पता चला पुल्ड होगा? सही बोल रहे, जल्दी क्योंकि बताओ। सर स्प्रिंग क्योंकि इलोंगेट हुई। कार स्प्रिंग को पुल कर रही है। राइट, The length is more than the relaxed length. हाँ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है। तो अगर अपोजिट लेंथ नहीं, स्प्रिंग स्प्रिंग की स्प्रिंग ज्यादा की होगी लेंथ बढ़ रिलैक्स जाएगी लेंथ ना। से, तो सब वो पुल करेगी। हाँ, स्प्रिंग जब खींचेगी ना तो वो वापस पुल बैक करेगी, पुल बैक करती है वो। अच्छा, अब कितने फोर्स के साथ, तो कितना ज्यादा उसको आपने एलोंगेट कर दिया, नॉर्मल लेंथ से कितना सर आगे निकल 250 न्यूटन। 50 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 50 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन होगा। आप उसके रिलैक्स, 0.5 मीटर। हाँ, रिलैक्स वाली लोकेशन से कितना आगे गए हो, रिलैक्स लोकेशन से 50 सेंटीमीटर आगे गए, तो हम यहाँ 50 पर सेंटीमीटर। हाँ 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 अपॉन 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। 10 न्यूटन। 250 न्यूटन। शाबाश। अब आप बताओ, जब कार एट लोकेशन सी आ गई, मतलब कार सी लोकेशन पर आ गई, तब अगेन द कार इज बीइंग पुल्ड Sir, at 500 Newton. Pulled. बाय स्प्रिंग, है ना, और फोर्स क्या होगा उसका? कार इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग एट अ फोर्स ऑफ 500 Newton. 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। बच्चा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 750। सर 750 न्यूटन। हाँ, चेक करो, जब वो रिलैक्स था तो वहां से कितना आगे हो आप। देखिए मैं हाइलाइटर मूव करूंगा, रिलैक्स, वहां से 150 सेंटीमीटर। रिलैक्स, मेरा हाइलाइटर देखना, हाइलाइटर, रिलैक्स लोकेशन से और लोकेशन सी कितना आगे है, रिलैक्स वाले से कितना आगे है वो, रिलैक्स वाला तो ए था ना। 50 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपको 1.5 सेंटीमीटर। हमेशा रिलैक्स लोकेशन देखनी है कि रिलैक्स कहाँ पे थे, तो रिलैक्स वाले से तो 150 सेंटीमीटर आके निकल गए ना आप, तो यहाँ 150 लेंगे ना कि 100। आपको जो डिफॉर्मेशन देखना होता है वो हमेशा देखना होता है फ्रॉम द रिलैक्स्ड लेंथ, जहां पर स्प्रिंग आराम कर रही थी उससे आप और कितना ज्यादा स्ट्रेच कर चुके हो, उससे और कितना ज्यादा आगे आ चुके हो, ये देखना होता है आपको। सर जब पुल करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी, जब पुश करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी फोर्स की। नहीं, फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है फोर्स की। नेगेटिव वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। सर ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ऐसा ही एक एग्जांपल ये देखो, ऐसा ही एक एग्जांपल आप ऐसे देख लो और आपको बात समझ में मेरी आ जाएगी अब कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है, फिर से एक वॉल का एग्जांपल है, और अगेन एक स्प्रिंग है, हैवी स्प्रिंग। ठीक है, और फिर सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से फिर से वही कार वापस आ रही है, लेकिन अब की बार जो कार है ना वो कोई डिफरेंट तरीके से जल्दी से बनाते हैं। ये कार लेफ्ट साइड पर मूव करेगी अगर, तो ये, और ये स्प्रिंग हमारी रिलैक्स्ड है, ठीक है, ये रिलैक्स्ड है।
तो अब आपको ना कुछ मैं यहाँ पर बेंचेस बनाऊंगा, आप मुझे बताना है। यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, फिर एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, 2 लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी, और मैंने इन लाइनों को कुछ नाम दे दिया कि ये ए और बी है। तो जब कार क्रॉसिंग ए, सबसे पहले बताओ तो क्या होगा? कार इज बीइंग, ठीक है, फिल इन द by ब्लैंक, spring. Pushed by spring. Pushed by spring. Pushed by spring. स्प्रिंग विथ फोर्स इक्वल टू। अब उसके लिए ना मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उसके आगे का डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर का है, ये डिस्टेंस। और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 100 है यहाँ पर। तो Sir, with 20 Newton. कितना आएगा? 20 तो Newton. बॉल से बी की वैल्यू कितनी है? उससे मतलब ही नहीं हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो रिलैक्स पॉइंट से देखना होता है कि जहां पर आप रिलैक्स थे उससे कितना, और देखो तो रिलैक्स वाले पॉइंट देखो ना, रिलैक्स पॉइंट से आप 20 सेंटीमीटर अंदर आ रहे हो, रिलैक्स पॉइंट से 20 सेंटीमीटर अंदर आने का सर मतलब 20 न्यूटन। 20 Newton. हाँ, तो के को 20 20 100, Newton. के 100 और ये 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट करके 20 न्यूटन। अच्छा, कार एट बी पर क्या होगा बताओ, जब कार बी पॉइंट पर आ जाएगी तो? Sir, 50 50 Newton. न्यूटन। 50 50 Newton. 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 50 Newton. तो पुश्ड बाय द स्प्रिंग। आप हमेशा रिलैक्स वाले Doubt पॉइंट है से देखा सर। करो, रिलैक्स वाले पॉइंट से देखा करो, रिलैक्स वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स होगा 100 इंटू रिलैक्स वाले पॉइंट से अगर हम चेक करेंगे तो टोटल 50 सेंटीमीटर हो गया मेरा। तो यहाँ पर 50/100 लिखेंगे, यानी कि 50 न्यूटन आएगा ये। सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो फिर वो नेगेटिव में क्यों नहीं जा सकता? जैसे सर रिटार्डेशन चले जाता है नेगेटिव नेगेटिव में। नहीं होता है एक्चुअली, नेगेटिव में फोर्स जाने का मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव होता है। वैल्यू, किसी भी फोर्स की वैल्यू माइनस में कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकता वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। कोई भी सर क्वांटिटी, बट इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन तो बच्चा सर नेगेटिव वो आप भी बोलते सर हो अगर ना, ग्लास वाले पार्ट के लिए अगर देखो नेगेटिव हम बोलते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है कोई डायरेक्शन। जैसे अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे तो लेफ्ट साइड को हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन बोल देंगे। इतना ही फर्क होता है प्लस और माइनस का, वैल्यू प्लस माइनस नहीं होती कोई भी। फोर्स हमेशा पॉजिटिव में ही लगता है। ओके सर। ठीक है बच्चा। अच्छा भी देखो, मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया है। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा ना तो आप लोग मुझे मैसेज करना, हम एक और क्लास कहीं अरेंज कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, एक और देख लिया यस सर, वीक में अरेंज कर लीजिए सर। सर वो केवल न्यूमेरिकल्स के लिए सर, वो थ्योरी पार्ट के लिए न्यूमेरिकल्स के नहीं। लिए क्लास कर लीजिए। So, सिर्फ न्यूमेरिकल्स